दोस्तों, अपने एजेंडे को देश का एजेंडा बनाने की सियासत और उसकी मियाद अब करीब करीब पूरी हो गई है। क्योंकि एक तरफ जहां इस देश का जेनजी जाग चुका है, एक तरफ जहां इस देश का जेन अल्फा भी करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर भी गतिविधियां काफी तेज हो गई है। गतिविधियां इस रूप में तेज हो गई है कि चर्चा चारों तरफ यही हो रही है कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है। वो 3 दिन, जी हाँ, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन इस देश की सियासत में 10, 11 और 12 अगस्त इस देश की सियासत में कौन सा राजनीतिक गुल खिलाने वाले हैं, इसको लेकर चर्चा इस कदर तेज हो गई है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। साफ साफ इस व्हिप में निर्देश दिया गया है कि सभी सांसद सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक, जब तक संसद चलेगी, जब कार्यवाही शुरू होगी, तब से लेकर संसद की कार्यवाही की उस दिन की समाप्ति तक, तीनों दिन संसद में डटे रहे। सत्ता अपना खेल खेलना चाहती है। जेएनजी के बाद अब इस देश के कानूनों में भी आमूल चूल बदलाव करने के लिए सत्ता के खेल को देखते हुए मौजूदा दौर में विपक्ष जितनी तैयारी कर रहा है, उन तैयारियों को देखते हुए जरा सत्ता पक्ष की तैयारियों पर भी हम एक नजर डाल लें तो साफ पता चल जाएगा कि अगले हफ्ते कौन सा बड़ा खेल होने वाला है। मोहन भागवत के बयान पर भी आएंगे, जिससे अगले हफ्ते की सियासत की एक पूरी इबारत, पूरी तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। और क्या अगले 1 महीने के अंदर इस देश का नेतृत्व बदल जाएगा? इस सवाल पर आने के पहले जरा सत्ता पक्ष से आई हुई तस्वीरों को देखिए। सत्ता पक्ष से एक तस्वीर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों से मिलते हुए, उन सांसदों से मिलते हुए जो हाल के दिनों में एनडीए में जिनकी आमद हुई है, विपक्ष के दलों को तोड़कर जिन्हें लाया गया है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के महाराष्ट्र के सांसद हो, चाहे वो ममता बनर्जी की टीएमसी के बंगाल के सांसद हो। और ये सांसद जब प्रधानमंत्री से मिल रहे थे तो ये सिर्फ मिलना भर नहीं है, यह सिर्फ नंबर गेम को दुरुस्त करने की कवायद भर नहीं है, बल्कि इस कवायद को यदि समझना हो तो जरा अखिलेश यादव की इस बात की ढाल वाली तस्वीर पर भी नजर डाल लें कि अखिलेश यादव किस तरह से अपनी समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों को संदेश दे रहे हैं कि अब इस सत्ता के साथ लोकतांत्रिक तरीके से दो दो हाथ करने का वक्त आखिर क्यों आ गया है। एक ऐसे दौर में जब सत्ता से जुड़े हुए तमाम शीर्ष लोग संसद के अंदर जुलाई में जंतर मंतर पर हुई घटनाओं का जवाब नहीं देना चाहते। जेएनजी इस देश में जिस तरह से अपने मुद्दों के आश्रय सियासत कर रहा है, उससे मुंह छुपाते हुए सत्ता पक्ष भागता हुआ दिख रहा है। लेकिन वही राहुल गांधी, जो अक्सर कुत्ता खिलाते हुए भी नजर आते हैं, कुत्तों के साथ खेलते हुए भी नजर आते हैं, और जिस ढंग से एक मानवीय पहलू का प्रदर्शन करते नजर आते हैं, उन मानवीय पहलू के आगे सियासत के अंदर भी क्या वो वही खेल खेल रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी की गतिविधियों को हाल फिलहाल देखें तो जनता की नब्ज पकड़ने वाले मुद्दों पर वो सीधे सीधे प्रहार कर रहे हैं। चाहे वो जेएनजी के साथ संवाद हो, चाहे वो इथेनॉल के मुद्दे पर जिस ढंग से एक गाड़ी के साथ खड़े होकर के वो पूरे के पूरे उसके कॉन्फ़िगरेशन और इथेनॉल से जुड़ी हुई बातों को साझा कर रहे हैं। सवाल यहीं तक नहीं है कि संसद में क्या होने जा रहा है, सवाल यह है कि जो संसद में होने जा रहा है वो सत्ता पक्ष के स्वाभिमान का, सत्ता पक्ष की ताकत का प्रतीक है या सत्ता पक्ष के डर को सार्वजनिक तौर पर बता रहा है। ये सवाल यदि मौजूदा परिस्थितियों के आईने में इसे देखने परखने की कोशिश करें, दो बातें सामने आती है। पहला, कौन सा बिल आ रहा है कि प्रधानमंत्री सांसदों से मिल रहा है। दूसरा, कौन सा बिल आ रहा है कि विपक्ष व्हिप जारी कर रहा है। तीसरा, तमाम राजनीतिक दलों की गोलबंदी के बीच जब डीएमके के ऊपर जो संदेह जताया जा रहा था, उधर से भी जब डिलिमिटेशन को लेकर ना हो गई है, तो डिलिमिटेशन पर एक बार फिर सरकार आगे बढ़ेगी और फिर बिल को लोकसभा में गिरा देगी, गिराने की नौबत ले आएगी। ये कवायद तो नहीं दिखती, लेकिन एफसीआरए को लेकर सरकार आगे बढ़ती दिख रही है कि क्या फॉरेन फंडिंग इस देश में पूरी तरह से बैन हो जाएगी, या फॉरेन फंडिंग को लेकर जो सवाल है अलग अलग एनजीओ को या दूसरे संस्थानों को, उसको लेकर सरकार जिस कानून को लेकर आगे बढ़ रही है, ये जेएनजी को लुभाने के लिए और जेएनजी के मुद्दों से जेएनजी को हटाकर लुभाने के लिए वही फॉर्मूला जो मिलेनियल्स के ऊपर अप्लाई किया गया, वही फॉर्मूला जिसमें हर बीमारी का एक इलाज
जागो हिंदू जागो और 5 किलो राशन के लिए लाइन में लागो वाली व्यवस्था, उस व्यवस्था के आईने में एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को निशाने पर रखते हुए जो वोट बैंक के लिए बहुसंख्यक तुष्टीकरण की नीति है, क्या उस नीति के सहारे एफसीआरए बिल का इस्तेमाल भी उसी नैरेटिव को सेट करने में किया जाएगा जिस नैरेटिव को सेट करने के लिए 370 के सेक्शन बी को हटाने वाले 5 अगस्त 2019 के एक्सरसाइज को किया गया था। सवाल घूम फिर कर वहीं जा रहा है कि सरकार आखिर मुद्दों से जनता को भटकाने की कोशिश क्यों कर रही है, और क्या विपक्ष और इस देश का जेनजी मुद्दों से भटकने देगा। लेकिन असल नहले पे दहला तो मोहन भागवत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर वो जवाब किसे दे रहे हैं? वही मोहन भागवत जो जेनजी को पुरानी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त बता रहे हैं। जेनजी की देशभक्ति पर मुझे भी शक नहीं है, कोई नहीं शक कर सकता भारत के अंदर के लोगों की देशभक्ति के ऊपर, चाहे वो किसी भी पीढ़ी के हों। लेकिन पुरानी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त है कहने का क्या मतलब है? यानी पुरानी पीढ़ी जिसने भारतीय जनता पार्टी को 96, 98, 99, 14 और 19 इसमें वोट देकर सत्ता में लाया, क्या वो देशभक्त नहीं थी? क्या पुरानी पीढ़ी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, संविधान बनाया, लोकतंत्र की इबारत लिखी भारत में, क्या वो देशभक्त नहीं थी? ये देशभक्ति का फॉर्मूला कंपैरेटिव तरीके से, तुलनात्मक तरीके से लाकर मोहन भागवत कौन सा नैरेटिव खेलना चाह रहे हैं? और लगे हाथ जो दूसरी बात उन्होंने कही, वो बात आज की तारीख में ज्यादा मौजूद कैसे हो जाती है जब 75 की उम्र पूरी कर चुके नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में जाने को तैयार नहीं हो, अमित शाह संसद के सामने जवाब देने को तैयार नहीं हो, और सत्ता का के सामने, विपक्ष के सामने सत्ता की भूमिका को तय करने से नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के सहयोगी मसलन नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी अपनी भूमिका खो चुके हों, तो आखिर खेल क्या चल रहा है? मोहन भागवत ने जो बात कही है वो बात गौर करने लायक है। दरअसल उन्होंने कहा यह है कि सिर्फ भाषण दे देना और चुनाव जीत लेना ही सच्चा नेतृत्व नहीं हो सकता। तो आखिर सच्चा नेतृत्व है क्या? डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रोक्रेसी यानी लोकतंत्र को चुनाव तंत्र बनाने की प्रक्रिया तो उन्हीं की पार्टी के लोगों ने शुरू की। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा उन्हीं के लोगों ने दिया। इस देश के नौजवानों को सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंकने का काम उन्हीं के विचारधारा के लोगों ने शुरू किया। और इन सब से आगे बढ़कर मौजूदा परिस्थितियों में जेनजी के सामने जो निराशा के गर्त में गोते लगाने की स्थिति है, वो गोते लगाने वाली अर्थव्यवस्था जब 12 साल से नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ही चल रही है, तो फिर भला इसके लिए मनमोहन सिंह को तो जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में क्या नरेंद्र मोदी के लिए 17 सितंबर की डेडलाइन तय कर दी गई है कि 76 साल के होने जा रहे नरेंद्र मोदी एक नई गाथा 15 अगस्त को लोकसभा वो लाल किले की प्राचीर से लिख दे? 3 दिनों के लिए जो व्हिप आ रहा है उसमें वही इबारत खेलने की कोशिश तो नहीं हो रही है जो सत्ता से जाने की भूमिका को, उस पटकथा को करीब करीब देख चुका प्रधानमंत्री अक्सर खेलता हुआ नजर आता है। आखिर क्यों नौबत आ गई कि कांग्रेस अपने सांसदों को दिल्ली बुला रही है और सबको कह रही है कि सदन में उपस्थित रहना है? क्यों व्हिप जारी कर रही है? क्यों अखिलेश यादव मुस्के कसते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्यों डीएमके अपने सारे सांसदों को लेकर अपने एजेंडे को पहले ही सार्वजनिक कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है? आमतौर पर जिस सत्ता को यह एहसास हो जाता है कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, वो आखिरी दौर में कुछ बड़ा गोल करने की सोचती है और कई बार सेल्फ गोल भी कर बैठती है। आज 7 अगस्त है। 7 अगस्त 36 साल पीछे ले चलते हैं। 7 अगस्त की तारीख थी, 1990 का साल था। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। मंगलवार का दिन था और कैबिनेट की बैठक हो रही थी। उस कैबिनेट की रूटीन मीटिंग में जिसका कोई खास एजेंडा नहीं था, हर हफ्ते जो मीटिंग होती है वही मीटिंग थी, उस मीटिंग में अचानक प्रधानमंत्री खुद ही कैबिनेट का पहला एजेंडा पढ़ने लगते हैं और उसमें वो कहते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है और अब इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का वक्त आ गया है। लिहाजा मंडल कमीशन की एक सिफारिश जो सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण से संबंधित है, उसे आज कैबिनेट के सम्मुख रख रहा हूं और कैबिनेट के सहयोगी इस पर उम्मीद है कि अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। यह सुनकर कैबिनेट के अंदर बदहवासी की स्थिति भी थी और खुशी की स्थिति भी थी और आधे एक घंटे के बाद देश के अंदर खुशी और बदहवासी दोनों की स्थिति थी। सियासत इस देश की हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी क्योंकि उस वक्त
विश्वनाथ प्रताप सिंह एक तरफ सामाजिक न्याय की विरासत को लिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसे एजेंडे पर चल रहे थे जिन्हें वो एहसास हो चला था कि जनता दल के आपसी कॉन्ट्राडिक्शन और सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के रवैये को देखते हुए इस सरकार को लंबा खींच पाना मुश्किल है। लिहाजा कोई ऐसा काम जो राजनीतिक तौर पर अमरत्व की तरफ ले जाए, उस तरफ वीपी सिंह बढ़ चले थे। इसलिए आज मैंने आज के दिन यानी 7 अगस्त का जिक्र किया। अब अगस्त का महीना फिर सामने है और संसद के अंदर तमाम तरह से हर पार्टी अपनी रणनीतियों को दुरुस्त करते हुए दिख रही है। संसद का सत्र 13 अगस्त को खत्म होगा। 10, 11, 12 के लिए व्हिप आ चुका है। 13 अगस्त को जब संसद का सत्र खत्म होगा, उसके 48 घंटे के भीतर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, 13वीं बार संबोधित करेंगे। लेकिन 15 अगस्त को उनके 13वें संबोधन को क्या उनका आखिरी संबोधन माना जाए? क्योंकि एक तरफ 75 की उम्र सीमा पर पिछले साल से मोहन भागवत लगे हुए हैं, दूसरी तरफ जेनजी ने इस सरकार को घेर लिया है, तीसरी तरफ सत्ता का सिस्टम मौजूदा दौर में जनता के सबसे युवा वर्ग यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड के सामने एक्सपोज हो चुका है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में कोई उल्लेखनीय वृद्धि ना हो, हर मोर्चे पर सर्विस सेक्टर के अंदर भी कोई बहुत बड़े बूम की स्थिति ना हो, हर मोर्चे पर सरकार जब घिरी हुई दिखाई दे रही है, तो क्या रुखसती का फरमान गुजरात लॉबी के लिए है? रुखसती का फरमान सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है या रुखसती का फरमान मोदी शाह की जोड़ी के लिए है? किस तरफ मोहन भागवत का इशारा है, किस तरफ देश की परिस्थितियां हैं और किस तरफ संसद इन 3 दिनों में व्यवहार करने जा रही है, इन तमाम परिस्थितियों पर, तमाम रहस्यों से 10 तारीख से पर्दा उठना शुरू हो जाएगा। सोमवार के दिन से पर्दा उठना शुरू हो जाएगा और जब पर्दा उठने की बारी है तो डेमोक्रेसी में पिक्चर ज्यादा दिनों तक बाकी नहीं रहती, उसे रिलीज होना ही होता है। लोकतंत्र के अंदर पिक्चर को लंबे समय तक रिलीज होने से दबा कर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कैसेट पुराने पड़ने का डर होता है। सियासत के अंदर चुनावी हिंदुत्व का कैसेट अब पुराना पड़ चुका है। चुनावी हिंदुत्व के कैसेट के आगे अब सांप्रदायिकता के रंग में सराबोर करने के लिए आखिर इस देश में बहुसंख्यक तबके के सामने कौन सा कैसेट बजाया जाए, ये सवाल जब सत्ता के सामने हो तो फिर डिलिमिटेशन कानून सांप्रदायिकता के कैसेट को ढंग से बजाने के लिए, उसमें अच्छी म्यूजिक देने के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा जाहिर नहीं होता। लेकिन एजेंडा जाहिर कब होता है? जब एफसीआरए को राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश होती है, जब देश की सुरक्षा से और चुनावी राष्ट्रवाद से एफसीआरए बिल को जोड़कर नैरेटिव सेट करने के लिए गोदी मीडिया के तंत्र का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में किस तरह से परिस्थितियों को सत्ता के विपरीत या सत्ता के पक्ष में जाने के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उस हालात में अब कम से कम जब नौजवान पीढ़ी सड़क पर आ चुकी है, रांची से लेकर दिल्ली तक और लखनऊ, पटना से लेकर जोधपुर और जबलपुर तक, मुंबई तक, नागपुर और बेंगलोर तक जब हालात सत्ता के अनुकूल नहीं दिखाई दे रहे, उस परिस्थिति में क्या पलायन के लिए यह उचित वक्त आ चुका है? सत्ता पलायनवाद की मानसिकता से अक्सर राजनेताओं को ग्रसित कर देती है। मुद्दों के आधार पर पलायन, समस्याओं से पलायन और अंततः कुर्सी से पलायन की बुनियाद भी वही पड़ती है। लेकिन क्या ये पलायन चुनाव से पहले होने जा रहा है? थोड़ा इंतजार कीजिए, 10, 11 और 12 इन 3 दिनों में तय हो जाएगा कि देश का नेतृत्व किस दिशा में जा रहा है और नेतृत्व परिवर्तन की जो बुनियाद इस देश की जेनजी ने डाल दी, 2024 के जनादेश ने डाल दी, अब क्या उसके क्लाइमेक्स तक पहुंचने का वक्त बेहद करीब आ चुका है? 10, 11, 12 और 13, खासकर 10, 11 और 12 की तारीख संसद में, 15 अगस्त की तारीख लाल किले की प्राचीर से, और फिर उसके बाद एक ऐसा काउंटडाउन जिसकी पूरी झलक 10, 11, 12 को भी दिख सकती है, 13 को भी दिख सकती है और 15 अगस्त को तो दिख ही जाने की पूरी संभावना है। तो हम भी इंतजार करते हैं कि आखिर सियासत का खेल किस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।